हेलो बच्चों, आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 13 पादप वृद्धि। सबसे पहले इस पाठ के अगर हम मुख्य टॉपिक देखें तो सबसे पहले हम वृद्धि की परिभाषा पढ़ेंगे, फिर पादप वृद्धि के स्थल पढ़ेंगे, उसके बाद में पादप वृद्धि की कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं, फिर पादप वृद्धि बल गति की या वृद्धि दर के बारे में जानेंगे, उसके बाद में वृद्धि वक्र पढ़ेंगे, वृद्धि वक्र की परिभाषा और इसके प्रकार पढ़ेंगे, फिर वृद्धि मापन की विधियां, उसके बाद पादप वृद्धि की प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारकों के बारे में पढ़ेंगे, फिर वृद्धि नियामक पदार्थ क्या होते हैं ये देखेंगे, उसके बाद हम ऑक्सिन, इसमें हम इसकी खोज और इसके कार्य पढ़ेंगे, फिर जिब्रेलिन की खोज और कार्य, फिर साइटोकाइनिन की खोज और कार्य, फिर इथाइलिन और एब्सिसिक अम्ल। उसके बाद दीप्तिकालिता, इसकी परिभाषा, वर्गीकरण और क्रियाविधि पढ़ेंगे, फिर वसंतीकरण, फिर प्रसुप्ति में इसकी परिभाषा, कारण और निवारण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जीर्णता और अंत में वेदन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पादप वृद्धि की परिभाषा। तो ध्यान रखिए, सजीवों के आकार और आयतन में स्थायी, ये ध्यान रखिएगा, और अनुउत्क्रमणीय धनात्मक परिवर्तन जिसके कारण उनके शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है वृद्धि कहलाती है। यानी वृद्धि के दौरान सजीव है उसके आकार और आयतन में एक तो स्थायी और अनुउत्क्रमणीय और धनात्मक परिवर्तन होंगे, यानी बढ़ाने वाले परिवर्तन होंगे। अब हम पढ़ते हैं पादप वृद्धि के स्थल। तो जो निम्न श्रेणी के पादप है जैसे शैवाल वगैरह है, इनमें तो वृद्धि उनके संपूर्ण क्षेत्रों से होती है, यानी सभी जगहों से वृद्धि होती है। लेकिन जो उस श्रेणी के पादप है उनमें वृद्धि उनके विशेष भागों तक ही सीमित होती है, यानी कुछ विशेष भाग ही है जहाँ पर से वृद्धि होती है, और ये भाग वो होते हैं जहाँ पर विभज्योतक पाया जाता है। तो पादप की वृद्धि स्थलों पर पाया जाने वाला जो वृद्धिकारी उत्तक होता है उस वृद्धिकारी उत्तक को ही विभज्योतक कहते हैं। और इस विभज्योतक की विशेषताएं हैं, इसमें कोशिका निरंतर विभाजन करती है जिसके कारण पादप वृद्धि होती है। अब हम सबसे पहले विभज्योतक के प्रकार देखें, किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर, यानी ये पादप में किस स्थान पर पाए जाते हैं उसके आधार पर विभज्योतक तीन प्रकार के हैं। पहला शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा अंतर्वेशी विभज्योतक और तीसरा पार्श्व विभज्योतक। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है ये पादप के प्रो और मूल के शीर्ष भाग में पाया जाता है, यानी जड़ तना पत्ती के शीर्ष भाग में पाया जाता है, और इसके कारण पादप में प्राथमिक वृद्धि होती है। प्राथमिक वृद्धि मतलब पादप की लंबाई में होने वाली वृद्धि को प्राथमिक वृद्धि कहते हैं, यानी शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण पादप लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्वेशी विभज्योतक ये सभी पादपों में नहीं होता है, कुछ पादपों में पाया जाता है, जैसे घास है, गन्ना है और बांस में। इनकी परसंधियों के ऊपर ये पाया जाता है, और इसके कारण भी पादप में प्राथमिक वृद्धि होती है, यानी पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। अब आइए पार्श्व विभज्योतक, ये द्विबीजपत्री पादपों के तने और जड़ में जो सवन ऐधा और जो कारक ऐधा होती है उसमें पाया जाता है, और इसके कारण पादप की द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी पादप की मोटाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इसका मतलब पार्श्व विभज्योतक के कारण पादप में द्वितीयक वृद्धि यानी मोटाई वृद्धि होती है, जबकि अंतर्वेशी और शीर्ष विभज्योतक के कारण पादप में प्राथमिक वृद्धि अर्थात लंबाई में वृद्धि होती है, कारण लंबाई में वृद्धि होती है। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि की प्रावस्थाएं यानी वृद्धि की अवस्थाएं। तो वृद्धि में तीन प्रकार की प्रावस्थाएं यानी तीन अवस्थाएं पाई जाती है। पहला है कोशिका विभाजन प्रावस्था, दूसरा कोशिका दीर्घीकरण प्रावस्था और तीसरी कोशिका विभेदन प्रावस्था। कोशिका विभाजन प्रावस्था है, इसको पूर्व निर्माणकारी प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस समय पादप अपने आप को वृद्धि के लिए तैयार करता है। अच्छा, इस समय कोशिकाओं में बारंबार समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण इस समय कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अच्छा, इन कोशिकाओं की विशेषता होगी, इन कोशिकाओं में जो केंद्रक है ये आकार में बड़ा होगा और इनका जीवद्रव्य बहुत ही सघन होगा, लेकिन कोशिका भित्ति बिल्कुल पतली होगी। दूसरा है कोशिका दीर्घीकरण अवस्था। तो प्रथम अवस्था मतलब ये जो कोशिका विभाजन अवस्था थी, इसी कोशिका अब अगली अवस्था में जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रथम अवस्था में कोशिकाएं बनी हैं उनके आकार में अब तीव्र गति से वृद्धि होगी, यानी कोशिका इस समय अपने आकार में बढ़ेगी, इस समय संख्या बढ़ रही थी
अब वो अपने आकार में बढ़ेगी। और इस समय क्या होगा, जो पादप में छोटी छोटी रिक्तिकाएं वो मिलकर एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका बना देंगे। और ऐसा होने से जो कोशिका का केंद्रक है और जो जीव द्रव्य है वो परिधि पर चला जाता है। और इस समय पादप के ध्यान रखिए शुष्क भार में वृद्धि होती है। फिर कोशिका विभेदन प्रावस्था, इसमें क्या होगा, जो द्वितीय अवस्था वाली कोशिकाएं थी यानी दृढ़ीकरण वाली कोशिकाएं, वो जब इस अवस्था में आएगी तो कोशिकाओं की आकार में, उसकी आकृति में, उसकी कार्यकी में और उसकी रासायनिकी में परिवर्तन होगा। मतलब कोशिकाओं में संरचनात्मक, कार्यात्मक और जैव रासायनिक परिवर्तन होंगे, जिसके कारण कोशिकाएं विभेदित हो जाएगी, यानी अलग अलग आकार, अलग अलग कार्य वाली कोशिकाएं बन जाएगी। और इस प्रकार पादप में अलग अलग स्थायी उत्तक बन जाते हैं। तो ये कोशिका विभाजन की 3 अवस्थाएं अपन ने देखी। अब अपन पढ़ते हैं वृद्धि बल गति की या वृद्धि दर। पहले इसकी परिभाषा देखें तो निश्चित समय में पादप के किसी अंग या किसी भाग के आयतन और आकार में होने वाली वृद्धि, यानी कोई एकांक समय ले लें, उस समय में पादप में होने वाली वृद्धि को ही वृद्धि दर कहते हैं। ये वृद्धि दर 2 प्रकार की देख रहे हैं आप, पहली अंकगणितीय वृद्धि दर और दूसरी ज्यामितीय या रेखा गणितीय वृद्धि दर। अंकगणितीय वृद्धि दर में क्या होता है, इसमें प्रत्येक विभाजन से बनने वाली 2 कोशिकाओं में से केवल एक कोशिका ही विभाजनशील रहती है, जबकि दूसरी कोशिका फिर दृढ़ीकरण अवस्था और विभेदन अवस्था में चली जाएगी, जबकि एक कोशिका क्या रहेगी, विभाजन अवस्था में रहेगी। इस कारण इस समय कोशिकाओं में अंकगणितीय वृद्धि होगी। मतलब जैसे 1 थी तो 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, 3 से 4, 5, 6, इस प्रकार कोशिकाएं संख्या में बढ़ेगी। इस प्रकार की वृद्धि प्ररो और मूल के शीर्ष भाग में पाई जाती है। अब ज्यामितीय या रेखा गणितीय वृद्धि में क्या होगा, इसमें कोशिका विभाजन से बनने वाली प्रत्येक कोशिका वापस विभाजन करेगी। तो ऐसा करने से क्या होगी, कोशिकाओं की संख्या हर बार दुगुनी होती रहेगी, यानी 1 है तो 2 बनी, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस प्रकार इसमें प्रत्येक कोशिका विभाजनशील रहेगी। और इस प्रकार की वृद्धि है वो युग्मनज की प्रारंभिक अवस्थाओं में देखने को मिलती है। तो ये हमने पढ़ा था पादप वृद्धि दर। अब हम पढ़ते हैं वृद्धि वक्र। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो पादप की वृद्धि और इसमें लगने वाले समय के मध्य खींचा गया वक्र ही वृद्धि वक्र कहलाता है। यानी एक तरफ हम ले रहे हैं वृद्धि और दूसरा हम ले रहे हैं समय, और जो हम ग्राफ खींचेंगे, वक्र खींचेंगे, ये वक्री वृद्धि वक्र कहलाता है। ये 2 प्रकार का मिलता है, एक एस आकार का यानी सिग्मोइड वक्र और दूसरा जे आकार का। पादप में ध्यान रखिए मोस्टली एस आकार का यानी सिग्मोइड वक्र ही मिलता है। इस वक्र की अगर अपन यहाँ ले रहे हैं वृद्धि और यहाँ ले रहे हैं हम समय, तो यहाँ अगर देख रहे हैं तो आपको इस वक्र में 4 अवस्थाएं मिलेगी। सबसे पहले प्रथम मंद वृद्धि काल या लैग फेज, फिर अधिकतम या त्वरण वृद्धि काल, इसे कहेंगे लॉग फेज, फिर द्वितीयक मंद वृद्धि काल और फिर स्थिर अवस्था। प्रथम मंद वृद्धि काल में आप देख रहे हैं इस समय वृद्धि धीमी गति से होती है। क्यों? क्योंकि इस समय कोशिका अपनी विभाजन अवस्था में होती है। फिर अधिकतम या त्वरण काल में आप दे रखे हैं इस समय वृद्धि बड़ी तेज गति से हो रही है। क्यों? क्योंकि इस समय कोशिका दीर्घीकरण अवस्था में आ जाती है। फिर देखिए द्वितीयक मंद वृद्धि काल, क्योंकि यहाँ पर था प्रथम मंद वृद्धि काल, अब ये द्वितीयक मंद वृद्धि काल है, यानी इस समय वृद्धि वापस मंद हो रही है, धीमे हो रही है, क्योंकि इस समय कोशिका अपनी विभेदन अवस्था में आ जाती है। वो अलग अलग प्रकार के उत्तकों बदलना शुरू हो जाती है। और फिर लास्ट में स्थिर वृद्धि काल है, इस समय पादप वृद्धि बिल्कुल रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। तो इस प्रकार का वक्र तो कहलाता है सिग्मोइड वक्र। जे वक्र में देख रहे हैं आप केवल 2 अवस्थाएं मिलेगी, पहली लैग और दूसरी लॉग। पादप में मोस्टली ध्यान रखिए एस आकार का वक्र ही मिलता है। अच्छा, इसमें जो अधिकतम वृद्धि काल है इसको सेक्स ने समग्र वृद्धि काल भी कहा है, यानी अधिकतम वृद्धि काल को क्या कहते हैं, समग्र वृद्धि काल कहा जाता है। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं वृद्धि मापन की विधियां। पादप में वृद्धि के मापने की अलग अलग विधियां हैं। पहली है सरल व सीधी विधि, इसे स्केल विधि भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, पादप के पास एक स्केल लगा देते हैं और हम देख लें, जैसे मान लो प्रारंभ में पादप कितना सेंटीमीटर लंबा था, कुछ समय पादप वृद्धि करेगा तो अब उसका नया पैमाना ज्ञात कर लेते हैं, और पहले वाले पैमाने और नए वाले पैमाने का अंतर है वही पादप की वृद्धि मानी जाएगी। दूसरा आर्क या चाक वृद्धि मापी द्वारा, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आर्क वृद्धि मापी का है।
इसमें एक स्टैंड है और स्टैंड पर ये आर्क वर्दी मापी लगा हुआ है। ये इसका सूचकांक यानी यूँ कह दो स्केल है, सॉरी पैमाना है यानी स्केल है, ये इसका सूचकांक है। यहाँ पर एक पुल्ली लगी होती है। अब जिस पादप की वर्दी ज्ञात करनी है उसे इसके नीचे रखते हैं और इसके पादप की एक भाग पर एक डोरी बांधते हैं और उस डोरी को पुल्ली के ऊपर से लपेटते हुए दूसरी ओर थोड़ा सा बाहर लटका देते हैं ताकि ये डोरी तनी हुई रहे। अब जो जो पादप वृद्धि करेगा इस भार के कारण ये डोरी नीचे जाएगी। ये जो सूचकांक है ये भी धीरे धीरे कहाँ जाएगा, आगे बढ़ेगा। तो पहले सूचकांक कहाँ था, कुछ समय बाद में कहाँ आया है, इन दोनों का अंतर देख करके पादप वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। ये आर्क या चाप वृद्धि मापी जो पादप वृद्धि मापने में काम आने वाला एक उपकरण है। फिर इसके अलावा कोशिकाओं की संख्या में होने वाली वृद्धि के द्वारा पादप वृद्धि का अनुमान लगा सकते हैं, या पादप की कोई अंग है जैसे जड़, तना, पत्ती है, इसके आकार में होने वाली वृद्धि के द्वारा भी पादप वृद्धि ज्ञात की जा सकती है, या फिर पादप के शुष्क भार में होने वाली वृद्धि के द्वारा भी पादप वृद्धि ज्ञात की जा सकती है। अब हम पढ़ते हैं पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला कारक है प्रकाश। प्रकाश की ध्यान रखिए, तीव्रता, गुणवत्ता और अवधि तीनों पादप वृद्धि को प्रभावित करती है। अगर हम तीव्रता की बात करें तो इसमें अगर हम पादप को बहुत उच्च तीव्रता वाला या बहुत ही निम्न तीव्रता वाला प्रकाश दे दें तो दोनों ही कंडीशन में पादप वृद्धि मंद होगी। इसका मतलब ना तो अधिक उच्च तीव्रता का और ना ही अधिक निम्न तीव्रता का प्रकाश पादप को देना चाहिए, यानी मध्यम तीव्रता का प्रकाश में ही पादप वृद्धि सर्वाधिक होती है। फिर अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो लाल रंग का जो प्रकाश है वो पादप वृद्धि के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, सबसे उपयुक्त माना जाता है, यानी लाल रंग के प्रकाश में वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है। जबकि पराबैंगनी और जो अवरक्त प्रकाश है इसमें पादप वृद्धि मंद हो जाती है। फिर तीसरा हम अवधि, तो ध्यान रखिए अवधि के तो वृद्धि समानुपाती होगी, जितनी अधिक अवधि का प्रकाश आएगा उतनी पादप में वृद्धि होती रहेगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जारी रहेगा। अब दूसरा कारक है जल। ये पादप वृद्धि को प्रत्यक्ष प्रभावित करता है, क्योंकि जल पादप में जाएगा तो पादप कोशिकाएं फूलेगी और पादप में वृद्धि होगी। यानी जल है ये तो पादप की समस्त जैविक क्रियाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि पादप की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो जल पर ही निर्भर करती है। फिर तापमान, तो पादप वृद्धि के लिए जो अनुकूलतम ताप परास है वो 5 से 35 डिग्री है, यानी इस ताप परास में वृद्धि लगातार होती रहेगी। अच्छा, 35 से अगर हम अधिक ताप कर दें तो पादप पर ताप का ऊष्मीय प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण पादप क्षतिग्रस्त हो जाएगा और पादप वृद्धि रुक जाएगी। इसी प्रकार अगर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तो हम जानते हैं इस ताप पर जल जम जाता है, जिसके कारण जीव द्रव्य निष्क्रिय हो जाएगा और पादप वृद्धि रुक जाएगी। अगला कारक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन शोषण में काम आती है, क्योंकि ऑक्सीजन से शोषण में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रकार ऑक्सीजन है वो शोषण में ऊर्जा उत्पन्न करके पादप वृद्धि को प्रभावित करता है। फिर आइए खनिज लवण। खनिज लवण अगर कम होंगे तो पादप में रोग हो जाएंगे, यानी उसकी न्यूनता के कारण पादप में रोग हो जाएगा, जिसके कारण पादप वृद्धि प्रभावित होगी। फिर है पादप हार्मोन। ये पादप में पाए जाने वाले सूक्ष्म मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ हैं और ये पादप की वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार हमने ये पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया। धन्यवाद।